पहला चीज है, आज हम लोगों को समझना है पानी के बारे में। किसके बारे में? पानी। पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं, है ना। अब पानी के बारे में तुम लोग सब एक जनरल सा बात जानता होगा कि पानी जो है वो एक ऐसा चीज है जिसके चलते इस धरती पर सारा जीव जीवित है ना। उसके वजह से बहुत सारा काम हम लोग कर पाते हैं, उसको पीते हैं, उससे खाना पकाते हैं या डेली लाइफ का बहुत सारा काम करते हैं। पानी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, आर पार उसमें कोई भी चीज देख सकते हैं। पानी लगभग हर जगह पर मौजूद है ना, नदियों में, झीलों में, तालाबों में। लेकिन पानी बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है पृथ्वी पर मौजूद, ठीक है। यानी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और एक अनोखा चीज है। इसके बारे में हम लोगों को काफी विस्तार से समझने की आवश्यकता है, तब हम लोग जाकर के पानी के सारे चीजों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे, ठीक है। तो वही चीज आज हम लोगों को समझना है, पानी के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी जितना साधारण हम लोगों को दिखता है या पानी जितने साधारण स्वरूप में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, पानी उतना भी साधारण चीज नहीं है। इसमें बहुत सारे खास और विशिष्ट गुण हैं जिसके चलते पानी एक खास पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि पानी आखिर है क्या और ये बनता कैसे है। किसी को पता है कि पानी क्या चीज है, कैसे बनता है? नहीं पता है। देखो, पानी जो है दो गैसों का यानी दो तत्वों का मिश्रण है, ठीक है। उसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व चाहिए। ये दोनों का जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में बंधन बनाता है तो पानी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसा कि यहां पर दिए हैं, जल H2O का मतलब हुआ हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन का एक अणु। जल H2O एक गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन तरल है। गंधहीन का मतलब क्या हुआ? पानी से किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं आता है ना। उसके बाद ये स्वादहीन होता है। पानी को जब हम लोग पीते हैं तो पानी का कोई एक खास स्वाद आता है? नहीं आता है। मतलब पानी है, वो मीठा, नमकीन, इस सब तरह का टेस्ट तो उसमें नहीं आता है। उसके बाद इसका कोई रंग नहीं होता है। तो पानी क्या है? ये गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन तरल पदार्थ है। तरल मतलब समझ रहे हो, लिक्विड फॉर्म में है, जो जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। बिना जल का कोई भी जीवन संभव है नहीं है। बिना जल का कोई भी जीवन, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबको जीवित रहने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। तो बिना जल का जीवन संभव नहीं है, तो ये जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? अनिवार्य है। यह एक उत्कृष्ट सार्वभौमिक विलायक भी है। विलायक मतलब क्या होता है? विलायक मतलब होता है कि एक ऐसा पदार्थ या ऐसा तरल जो किसी भी चीज को अपने अंदर घोल सकता है। बात समझ रहे हो? जैसे कि देखो, पानी है, पानी में हम लोग कुछ भी डालते हैं तो वो घुल जाता है। कुछ भी से मतलब जो खास घुलने वाली चीजें हैं, वैसे हम लोग कई चीजों को पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है। जैसे चीनी डालते हैं, घुल जाता है। नमक डालते हैं, घुल जाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे पदार्थ है ना जो पानी में घुल जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये खास गुण हुआ कि नहीं हुआ पानी का? अच्छा, जो अत्यधिक पदार्थों को घोल सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पदार्थों को अपने अंदर घोल सकता है। बाकी किसी भी तरल पदार्थ में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने अंदर घोल सके। ये गुण सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है? पानी के अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद देखो क्या है, पानी में एक और खास गुण है। पानी को जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये क्या बनने लग जाएगा? भाप बनने लग जाएगा। पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करेंगे तो ये भाप बनने लग जाएगा। अगर हम लोग इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी इसका डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर कर दें उसका टेम्परेचर पानी का, तो बर्फ बनने लग जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये इसके कुछ विशिष्ट गुण हैं जिसको हम लोग और आगे समझेंगे। जल के मुख्य भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इसको खास बनाते हैं। सबसे पहला इसका रासायनिक संरचना हम लोग समझ लेते हैं। जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु के सह संयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो पानी का ड्रॉपलेट बन जाता है, एक छोटा सा पानी का बूंद बन जाता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये चीज याद रखना। इसीलिए इसका केमिकल फॉर्मेशन क्या है? H2O, यानी H
2 और 1 O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब आगे क्या है, सार्वभौमिक विलायक, ये तो तुम लोग समझ चुका। यह आयनिक और ध्रुवीय पदार्थों को आसानी से घोलता है, जो शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में भी बहुत ऐसा पोषक तत्व है जो जल के चलते ही भोजन से मतलब कि अलग हो जाता है पानी के साथ, और फिर वो पूरे शरीर में क्या होता है, पहुंचता है। तो उसमें जल की एक प्रमुख भूमिका है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि परिवहन में भी इसका बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है परिवहन के लिए। तीसरा आ जाता है घनत्व। अब घनत्व क्या होता है? घनत्व तुम लोग समझते हो? घनत्व का मतलब हुआ जब हम लोग किसी भी पदार्थ का एक फिक्स टुकड़ा लें, क्या लें? फिक्स टुकड़ा। मान लो कि अगर 1 सेंटीमीटर का हम लोग चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक बर्फ का टुकड़ा लें, क्यूब शेप में, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, इतना टुकड़ा होगा, है ना? उसमें जब हम लोग अणुओं की संख्या को देखेंगे तो कितने ज्यादा अणु उसके अंदर हैं और कितनी सघनता से वो आपस में बंधे हुए हैं, उसी चीज को डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी। ठीक है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। देखो यहां दिया हुआ है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ जो है वो पानी से उसका घनत्व कम होता है, इसलिए बर्फ को तुम लोग देखोगे वो पानी के ऊपर में तैरता है। यानी कि बर्फ में 1 सेंटीमीटर का अगर हम लोग क्यूब लेंगे, उसमें जो मॉलिक्यूल की संख्या है पानी के मॉलिक्यूल की संख्या से कम होगा, क्योंकि सिकुड़ा रहेगा वो, है ना? तो इसीलिए बर्फ जो है पानी पर क्या करेगा? तैरेगा। बात समझ रहे हो? उसके बाद है सतह तनाव, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन क्या चीज होता है? देखो, जल में ऊपरी सतह में तुम लोग कभी कभी देखा होगा मच्छर आराम से चल पाता है कि नहीं चल पाता है? या फिर कभी तुम लोग ग्लास में पानी भरोगे तो पूरा भर जाने के बाद उसमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी अगर हम लोग और डालेंगे तो देखना ग्लास से भी थोड़ा सा ऊंचाई तक पानी उसमें अट जाता है कि नहीं? फिर इसी प्रकार तुम लोग देखोगे कि जब हम लोग एक कटोरी में पानी लेकर के उसमें सुई डालते हैं तो सुई भी पानी की सतह पर तैरने लग जाता है। इसी तरह छोटे छोटे और भी कई सारे कीड़े मकोड़ों को तुम लोग पानी के ऊपरी सतह पर चलते हुए देखा होगा। तो ये चीजें क्यों संभव है पता है? क्योंकि पानी के ऊपरी सतह पर एक पृष्ठीय तनाव होता है, जिसको सतह तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, या पृष्ठीय तनाव भी कहते हैं। ठीक है? उसी के चलते जो है इसके सतह पर कीड़े मकोड़े चल पाते हैं, या कई छोटी छोटी गतिविधियां इसके ऊपरी सतह पर हो जाती हैं। ठीक है? जिससे यह पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर चढ़ सकता है। पौधे में तुम लोग देखना गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ है तो पानी को नीचे ना जाना चाहिए, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ये ऊपर की तरफ चढ़ता है। पौधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, पानी जड़ से खिंचा करके ऊपर की तरफ जाना होता है। बात समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर चढ़ सकता है तथा छोटे जल कीट इसकी सतह पर चल सकते हैं। अब है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या चीज है? जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यह बहुत अधिक गर्मी सोखने के बाद गर्म हो जाता है। जल में एक और गुण होता है, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं, एक तो जल्दी गर्म नहीं होगा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि आग पे रखे तुरंत गर्म हो गया, कुछ समय लेता है वो। तो जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो गर्म होने में कुछ समय लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वो, हो जाता है कि नहीं? लगभग 100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर चले जाता है, तब उसके बाद वो भाप बनने लग जाएगा। तो वही यहां पर दिया गया है कि इसका विशिष्ट ऊष्मा वाला गुण भी होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, जिसका अर्थ हुआ कि यह बहुत अधिक गर्मी सोखने के बाद गर्म हो जाता है। यह पृथ्वी और शरीर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है, और इसके इसी गुण के कारण पृथ्वी का और हमारे शरीर का तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है? यानी कि कंट्रोल में रहता है। उसके बाद देखो, पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है पृथ्वी पर। हाँ, पृथ्वी पर तुमको जल्दी और कोई ऐसा पदार्थ देखने को नहीं मिलेगा जो प्राकृतिक रूप से तुमको ठोस, द्रव और गैस अवस्था में मिलेगा। लेकिन पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तुमको ठोस में भी मिल जाएगा बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में भी मिल जाएगा नॉर्मल पानी, और उसके बाद गैस के रूप में भी मिल जाएगा भाप, जिसको हम लोग वाष्प कहते हैं। तो ये प्राकृतिक अवस्था में तीनों रूप में मिल जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है? इसका मतलब पानी को ठंडा होने में या गर्म होने में बहुत समय लगता है। इसी गुण के कारण समुद्रीय तटीय इलाकों का तापमान संतुलित रहता है।
इसके इसी गुण के कारण जो है समुद्र के तटीय क्षेत्रों का तापमान बहुत ही ज्यादा नियंत्रित रहता है, कंट्रोल में रहता है, स्थिर भी रहता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे कि यह हमारे शरीर के तापमान को भी स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। इसे सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। हमारे शरीर का भी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? पानी। देखना तुम लोग, जब हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाता है तो पानी क्या करता है हमारे शरीर में? शरीर से तापमान के कंट्रोल के लिए पसीना बाहर निकालने लग जाता है ना। यानी कि शरीर के गर्मी को वो पसीने के रूप में क्या करने लग जाता है? बाहर निकालने लग जाता है। इससे शरीर का तापमान क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है क्योंकि यह अन्य किसी भी तरल की तुलना में सबसे अधिक पदार्थों को घोल सकता है। पानी ही एक ऐसा तरल पदार्थ पृथ्वी पर पाया जाता है जो बाकी किसी तरल के तुलना में कई सारी चीजों को, यानी बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। जैसे कि देखो, अगर हम लोग तेल में डायरेक्टली चीनी डाल दें तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। उसी तरह से कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग कई पदार्थों को घोलने का कोशिश करेंगे, वो उसमें जल्दी नहीं घुलेगा, लेकिन पानी में डालते ही वो चीज उसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। इसीलिए इसको सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि यह अन्य किसी भी तरल की तुलना में सबसे अधिक पदार्थों को घोल सकता है। इसी गुण की वजह से हमारा रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पोषक तत्वों को पहुंचा सकता है। पानी ठंडा होने पर 4 डिग्री सेल्सियस तक सिकुड़ता है। पानी को जैसे जैसे ठंडा करते जाओगे 4 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के वो सबसे ज्यादा सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, और उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर उसके बाद उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन उसके नीचे जाने पर यह फैलने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही वो नीचे जाएगा तो उसके बाद उसका सिकुड़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसके बाद वो फैलने लग जाएगा। यही कारण है कि जब ठंडे प्रदेशों में जाकर के देखोगे तो ठंडे प्रदेशों में वहां पानी का पाइप फट जाता है। वहां घरों में नल का पाइप लगा हुआ रहता है ना, या बहुत ऐसा पाइपलाइन पानी का आया हुआ रहता है ना घर में। ठंडा का दिन जब वहां आता है, यानी 4 डिग्री से टेम्परेचर जब वहां नीचे जाएगा तो वो पानी का पाइप सब फट जाएगा। अगर वहां ट्यूबवेल भी होगा ना, उसका पाइप भी फट जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक वो सिकुड़ेगा। 4 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर नीचे गया तो उसका फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसका आयतन बढ़ने लग जाएगा। तो पाइप जो है वो एक फिक्स शेप में है, उसमें जो पानी फंसा रह गया तो उसका घनत्व तो निश्चित था। 4 डिग्री सेल्सियस तक वो सिकुड़ रहा था। 4 डिग्री से जैसे नीचे जाएगा वो फैलने लग जाएगा, फट जाएगा। ऐसा तुम लोग घर में भी करके देख सकते हो। कैसे करके देख सकते हैं? एक छोटा सा डब्बा ले लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक उसमें कुछ नहीं होगा। 4 डिग्री सेल्सियस से रेफ्रिजरेटर में जैसे ही वो बर्फ बनना शुरू होगा तो जिस डब्बा या पात्र में हम लोग उसको रखेंगे वो फट जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं फट जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएगा बर्तन में या जिस भी डब्बे में तुम रखोगे। तो वहां हम लोग समझ सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के बाद ये क्या कर देगा? क्रैक उत्पन्न कर देगा किसी भी चीज में। ठीक है, अब लेकिन उसके नीचे जाने के बाद ये फैलने लगता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में पाइप फट जाते हैं। उसके बाद देखो, एक और इसका गुण है ससंजन और आसंजन। ठीक है, ससंजन और आसंजन क्या होता है? ससंजन पानी के अणुओं का आपस में बहुत मजबूती से चिपके रहने को कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी का जो अणु होता है वो आपस में बहुत ही ज्यादा टाइटली एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। इसको ससंजन गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? ससंजन गुण। ठीक है, इसी से पृष्ठीय तनाव पैदा होता है। इसके ऊपरी सतह पर जो सरफेस टेंशन पैदा होता है ससंजन गुण के चलते ही होता है। इसके अणु आपस में बहुत ही तेजी से, मतलब बहुत ही हाईली कॉम्पैक्ट पैक रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो ऊपर का सरफेस में एक ऐसा सतह का निर्माण हो जाता है, उसमें छोटे मोटे कीड़े आसानी पूर्वक चलने लग जाते हैं या तैरने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है केशिका क्रिया। केशिका क्रिया क्या है? नहीं, आसंजन उसके बाद छूट गया। जैसे आसंजन क्या है? पानी अन्य सतहों से भी चिपकता है। पानी को तुम लोगों ने देखा होगा अन्य किसी सतह से भी वो चिपक जाता है। यानी कि अगर हम इस दीवार में पानी को उल्टाएंगे तो दीवार की सतह से पानी चिपक जाएगा, है ना। या किसी भी चीज के ऊपर डालेंगे तो उसके सतह पर पानी क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। उसको आसंजन कहते हैं। उसके बाद है केशिका क्रिया। केशिका क्रिया क्या है? ससंजन और आसंजन के मेल से पानी पौधों की जड़ों से ऊपर पत्तियों तक बिना किसी पंप के पहुंच जाता है। तुम लोग इस चीज को अच्छे से समझने के लिए नारियल का पेड़ देखो। नारियल का पेड़ काफी लंबा रहता है, उसकी जड़ें काफी नीचे रहती हैं, नारियल काफी ऊपर फलता है ना। तो नारियल जो काफी ऊपर फलता है, नारियल के अंदर पानी कहां से चले जाता है?
क्या कोई उसमें जाकर के भर के आता है पानी? वो भी जड़ से ही पानी सोख करके ऊपर लेकर के जाता है ना। अब नीचे जड़ से उतना ऊपर तक बिना किसी पंप का पानी कैसे चले जाएगा? तो उसमें एक प्रक्रिया होती है, उसमें जल का भी एक विशिष्ट गुण काम कर रहा होता है। पौधे में जाइलम फ्लोएम भी उत्तरदायी होता है इस चीज के लिए, जो पानी को सोख कर खींच कर ऊपर तक लेकर के जाता है। लेकिन उसके लिए पानी में विशिष्ट गुण होना चाहिए ना, पानी की प्रॉपर्टी भी वैसी होनी चाहिए, तो आसानी पूर्वक पौधा उसको ऊपर तक लेकर के चले जाएगा बिना किसी पंप का, है ना। अच्छा, इसको केशिका क्रिया कहते हैं, जिसके चलते पौधे में पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7, जो कि उदासीन और न्यूट्रल होता है। इसका आणविक भार 18.015 ग्राम होता है और उसके बाद अपवर्तनांक इसका होता है 1.333। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसके अनोखे गुणों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। बिना पानी का पृथ्वी पर जीवन को हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जल है तो ही जीवन है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। और इसके विशिष्ट जो गुण हैं उसमें भी हम लोगों को किसी प्रकार का अशुद्धि अपने तरीके से नहीं उत्पन्न करना चाहिए, है ना। जल को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि इसका इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके जीवित रहने के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि नहीं है? तो ये था पानी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।